दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास। और याद रखिएगा प्राचीन इतिहास की क्लास पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है। पिछला जो 45 लेक्चर था दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित था और 46 लेक्चर से दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ है। तो आज दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 49वें लेक्चर पे। देखिए विश्वास कीजिए पूरी सीरीज को शुरू से देखिए। मैं बार बार एक ही लाइन आपसे कहता हूं कि शुरू से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके बाद कौन कौन सी घटना आते जा रही है। और उन घटनाओं को पढ़ते आज हम दिल्ली सल्तनत की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1441 से लेकर के 1470 तक के सवालों को दोस्तों हम देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपको कई सारे राजवंश के बारे में पढ़ना होगा और उन सभी राजवंशों के बारे में देखा जाएगा। आज फिलहाल हम लोग दिल्ली सल्तनत पर जो पहला गुलाम वंश स्थापित हुआ उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने किया था, तो ऐबक से संबंधित प्रश्न और इसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया सुल्तान से संबंधित जो सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं वो सभी सवालों को यहां पर कवर किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा अगर ये विषय आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की जबरदस्त कहानी बनाई गई है दोस्तों। आप आइए खाली पढ़िए, एक बार ज्वाइन कर लिया तो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो समझिए खाली ट्रेलर है। ट्रेलर अच्छा होगा तो पिक्चर तो पक्का अच्छा होगा यार। ठीक है, आप ट्रेलर देखो पहले, बाद में पिक्चर देख लेना। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो सारा इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49वां दिन है और 1441 से लेकर 1470 के सवालों को हम लोग देखने चल रहे हैं और गुलाम वंश की कहानी यहां पर आ रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 320 वर्षों तक, कितने साल तक दोस्तों? 320 वर्षों तक किन 5 वंशों ने दोस्तों शासन किया है? तो नंबर 1 पर याद रखेगा हम यहां पढ़ेंगे दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में। नंबर 2 पर आएंगे दोस्तों तो फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने किया था और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? याद रखेगा इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप आगे आएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा तुगलक वंश। जी हां दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो आप पढ़ेंगे दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, और आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे कहां पर? सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा खिज्र खान ने किया था। और 5वें नंबर पे आप पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, तो ये 5 वंश चले दोस्तों। ये 5 वंश कुल कितने साल चले दोस्तों? तो 320 ईयर। जी हां दोस्तों, 320 साल तक दोस्तों ये 5 वंश की कहानियां हमें पढ़नी है। धीरे धीरे करके दोस्तों मैं सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिख रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कब से कब तक गुलाम वंश का शासन रहा? तो दोस्तों 1206 ईस्वी। जी हां दोस्तों, ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दोस्तों ये गुलाम वंश रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरे लगभग कितना साल दोस्तों? तो याद रखेगा 84 साल। कितना दोस्तों? 84 साल याद रखेगा गुलाम वंश ने शासन किया है। स्थापना दोस्तों किसने किया था या संस्थापक कौन था दोस्तों गुलाम वंश का? तो याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों संस्थापक था। हालांकि यह गौरी का गुलाम था और गौरी की जब मृत्यु हो जाती 1206 वही टाइम है दोस्तों जब गौरी की मृत्यु हो गई है। तो गौरी की मृत्यु के बाद दोस्तों ये क्योंकि भारतीय विजित प्रदेशों का सूबेदार रहता, गौरी ने इसे ही सूबेदार बनाया था अपना। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसी युद्ध में दोस्तों इसको सूबेदार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो तब से दोस्तों ये चल रहा था और गौरी की मृत्यु के बाद दोस्तों उसके जो विजित प्रदेश थे उसका स्वामी अब कौन हो गया था? तो ऐबक हो गया था, इसलिए ऐबक ने यहां पर चलाया गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश इसको याद रखेंगे। लिख रहा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? तो याद रखेगा फारसी भाषा है। मैं आपको ये सवाल क्यों बता रहा हूं क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर हम गजनवी की बात करें या गौरी की बात करें तो दोस्तों गजनवी गौरी ये तुर्क थे। ठीक है, और तुर्क थे तो तुर्की इनकी भाषा रही होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के ये 5 वंश हम पढ़ेंगे, जो 300 साढ़े 300 साल का इतिहास पढ़ेंगे वो दोस्तों फारसी भाषा संबंधित होगा। इसको भी याद रखेंगे। इनकी दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? तो फारसी भाषा थी। ठीक है, लिख रहा गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेगा गोरी के गुलाम
गुलाम ऐबक ने। जी हाँ दोस्तों, ऐबक कहिए चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक कहिए, ऐबक ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो याद रखेगा 1206 ईस्वी में दोस्तों ऐबक के द्वारा यह स्थापना किया गया। लिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। क्यों कहा जाता है दोस्तों लाख बख्श? इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लाखों का दान करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोस्तों इसे कुरान ख्वा भी कहा गया। क्या कहा गया है? कुरान ख्वा। कुरान ख्वा क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि यह कुरान की आयतें पढ़ता था, कुरान की आयतों को गाता था, पढ़ता नहीं था, को गाता था मन में, मतलब मन में क्या, ऐसे भी बोल बोल कर भी गाता था, बड़ी सुरीली आवाज में गाता था, इसलिए इसे कुरान ख्वा भी कहा गया है, लाख बख्श भी कहा गया है। ठीक है, और ऊपर से गौरी का गुलाम है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, लिख रहा दिल्ली स्थित प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार, मीनार पे बड़ी रहेगा। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव दोस्तों किसने रखी थी? देखिए बनवाने का काम 3 लोगों ने किया है, लेकिन अगर हम नींव रखने की बात करें तो इसकी नींव दोस्तों ऐबक ने रखी है। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी है? ऐबक ने रखी है। बाद में दोस्तों इस कार्य को पूरा किसने कराया? ठीक है, ठीक है, कार्य पूरा किसने कराया दोस्तों? तो कार्य पूरा कराने का काम किसका था दोस्तों? इल्तुतमिश का था, क्योंकि जब ऐबक की मृत्यु हो जाती दोस्तों तो इल्तुतमिश ने इस कार्य को क्या कराया? पूरा कराया। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। आगे दोस्तों ये मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है, फिर इसको रिपेयर कराने का काम दोस्तों किसने किया है? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने किया, तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक, तो वो कराएगा। ठीक है, चलिए ये तो एक चीज यहां पर होगी। अच्छा, इनकी राजधानी, गुलाम वंश ने वालों ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी? तो राजधानी याद रखेगा लाहौर थी। कहां पे थी दोस्तों? राजधानी कहां पर थी? लाहौर थी। सर जीता तो दिल्ली था तो लाहौर क्यों रहता था? डर के मारे। किस डर के मारे सर? कहीं वो बख्तियार खिलजी आके गला न रेत दे, क्योंकि वो भी गुलाम था ना। गौरी को मरने के बाद सब गुलाम चाहते थे कि हमारा क्षेत्र हो जाए, फिर ऐबक अकेले का राजा कहीं रहेगा? अकेले का राजा क्यों रहेगा? तो सोचता था कहीं आके बख्तियार खिलजी न मार दे, कहीं एलदौज हमारा गला न उड़ा दे, कहीं कुबाचा आके क्या करे, हमारा हाथ पैर न तोड़ दे। तो डर के मारे कभी दिल्ली गाया ही नहीं। ये राजा दिल्ली सल्तनत का जरूर था, लेकिन इतना इसको भय था कि पूरी जिंदगी लाहौर में काट दिया पूरी जिंदगी लाहौर में काट दिया, और कभी बादशाह या सुल्तान वगैरह की इसने जो है उपाधि भी धारण करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, कैसे करता? डर था, बाकी गुलामों से डर था कि अगर मैं अपने आप को बादशाह घोषित करूंगा ये सब आंदोलन कर देंगे और फिर क्या करेंगे, मारपीट हो जाएगी अपनों से, तो इसलिए इसने ऐसा नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया? तो अगर निर्माण की बात करेंगे दोस्तों तो पहला तो दोस्तों याद रखेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अच्छा, एक सवाल आता है कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखेगा एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, इसी के नाम पे मतलब इसका नाम नहीं, एक अलग व्यक्ति कुतुबुद्दीन काजी। ठीक है, याद रखेगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी। याद रखेगा दोस्तों, यहां बख्तियार भी एक शब्द जोड़ दीजिए, बख्तियार काजी। तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर वो बख्तियार खिलजी वाला तो नहीं है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, काजी नहीं दोस्तों, काकी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा था, काफी दिन हो गए इतिहास पढ़े। ठीक है, चलिए, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में दोस्तों उसने कुतुब मीनार की स्थापना कराया था। ये कुतुब मीनार है कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा दिल्ली में, जहां पर मेहरौली स्तंभ था। ठीक है, लौह स्तंभ, दिल्ली के मेहरौली में इसने यह निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा और क्या निर्माण कराया था? तो याद रखेगा 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों उसने कहां बनाया था? तो याद रखेगा इसकी स्थापना उसने अजमेर में कराया। ठीक है, जहां पर दोस्तों दरगाह है, आपने सुना है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, याद रखेगा ये वहीं पर दोस्तों इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा इसका निर्माण है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जी हां दोस्तों, यह भारत की पहली मस्जिद है जो भारत में बनी। कहां पर दोस्तों? दिल्ली में बनाई गई भारत की पहली मस्जिद। याद रखिएगा नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह भी एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके बनाया गया था, क्योंकि कई सारे ऐसे जो है चीजें मिली हैं, ऐसे लेख मिले हैं जहां पर उसका वर्णन किया गया है। लिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने हातिम ताई की संज्ञा दिया था? भाई इसको हातिम ताई किसने कह दिया? तो
हमने तो पढ़ा सर लाख बख्श कहा जाता है, कुरान ख्वाह कहा जाता है, हातिम ताई भी दोस्तों कहा, और ये हातिम ताई की संज्ञा उसे किसने दिया? तो याद रखिएगा मिन्हास उस सिराज ने दिया था। किसने किया था? मिन्हास उस सिराज ने, ठीक है, मिन्हास उस सिराज ने दिया था। और याद रखेगा मिन्हास उस सिराज ने एक किताब भी लिखा है ना, कौन सी किताब लिखा है? तबकात ए नासिरी। क्या है दोस्तों? तबकात ए नासिरी ये किताब है दोस्तों, याद रखेगा, जिसमें गौरी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो इसको क्या कहा गया दोस्तों? इसको हातिम ताई भी कहा गया, ठीक है। लिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मतलब इसके बाद दोस्तों लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश आया था, लेकिन इल्तुतमिश दोस्तों आपका सही नहीं है, याद रखेगा। इसके बाद आया था आराम शाह। कौन आया था? आराम शाह, जो कि इसका क्या था? पुत्र था, ठीक है। और लेकिन एकदम मतलब कुछ नहीं इसको आता जाता। अच्छा, 1206 से लेके 1210 उनका था। तो 1210 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठता है केवल 8 महीने के लिए, केवल 8 महीने के लिए ही दोस्तों गद्दी पर रह पाता है, क्योंकि उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती, ठीक है। ये अयोग्य शासक रहता है, इसलिए दोस्तों ये राजपाट नहीं चला पाता, इसकी हत्या हो जाती है। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो दोस्तों याद रखेगा चौगान खेलते समय गिरकर किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? ऐबक की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों? 1210 ईस्वी में, ठीक है। 1210 ईस्वी में क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कब दोस्तों? 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान, जो कि जैसा पोलो होता है ना, पोलो खेला जाता है, वैसा ही चौगान एक खेल होता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर रहता है, दिल्ली तो रहता नहीं है। आराम शाह गद्दी पर जब बैठते हैं 8 महीना बाद दोस्तों आराम शाह को भी क्या कर दिया जाता है? रास्ते से हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि आराम शाह की हत्या कर कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आराम शाह को हटाने के बाद दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर कौन आ गया है? याद रखेगा इल्तुतमिश बैठ गया है। कौन बैठ गया है? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन है? तो याद रखेगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्या था दोस्तों? यह ऐबक का क्या था? ऐबक का गुलाम था, ठीक है। ऐबक का गुलाम था, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है, या गुलाम का गुलाम, ठीक है। तो याद रखेगा किसे कहा जाता है? वो इसे ही कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। क्यों? क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था? तो ऐबक था, और ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश याद रखेगा दोस्तों ये इलबरी तुर्क था। क्या था दोस्तों? इलबरी तुर्क जाति का था, यह भी याद रखेगा। कई जगह पे लिखा दोस्तों गुलाम था, कई जगह पे दोस्तों इसे दामाद भी बताया गया कि यह दामाद था, ठीक है, विवाह करा दिया था उसने, यह भी याद रखेगा। लिख रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? यह आपके लिए अच्छा सवाल दोस्तों, यह गवर्नर कहां का था? यह कई बार सवाल आया भी है परीक्षा में, तो याद रखेगा दोस्तों यह बदायूं का गवर्नर था, या बदायूं का इक्तेदार था। क्या था दोस्तों? इक्तेदार था। वैसे इक्तेदार बोलना सही नहीं है, गवर्नर बोलना सही है, क्योंकि जब सवाल आता है कि इक्तेदारी की प्रथा दोस्तों किसने चलाया, तो यहां पर भी नाम किसका आता है दोस्तों? इल्तुतमिश का ही नाम आता है, ठीक है, कि भारत में इक्तेदारी की प्रथा किसने चलाई है? तो इल्तुतमिश ने चलाई है। यह प्रथा भी, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। हालांकि इल्तुतमिश ने तो बादशाह की उपाधि धारण किया, ठीक है, लेकिन ऐबक ने नहीं धारण किया था। बादशाह की उपाधि उसने धारण किया और सुल्तान की उपाधि भी धारण किया, लेकिन बाद में धारण करेगा, अभी नहीं। शुरुआत में बादशाह की उपाधि धारण करेगा, गद्दी पर बैठेगा, शासन चलाएगा। अच्छा, कब से कब तक दोस्तों इसका शासन है? तो 1210 में यह बैठेगा, और 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक दोस्तों यह गद्दी पर रहता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है ग्वालियर विजय के बाद। कहां? ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो याद रखेगा अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का। जी हां दोस्तों, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का। अच्छा, ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, कुछ लॉजिक रहा होगा दोस्तों। इल्तुतमिश के पास एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन बेटा अयोग्य था, यह बात इल्तुतमिश को पता था, और इल्तुतमिश भाई लंबा शासन कर चुका था। 1210 में गद्दी पर बैठा, 1236 आ गया, मतलब 25-26 साल तक तो राजा लगातार रहा, ठीक है। तो बहुत कुछ इसने संभाला, लेकिन
लेकिन जब ये लंबा समय बिता दिया अपना, तो इसको लगा कि भाई मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो इसको लगा रुकनुद्दीन फिरोज उतना अच्छा शासक नहीं है, इसीलिए अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था। तो पहले ही सिक्के पर रजिया सुल्तान की फोटो लगवा कर निकलवा दिया। फोटो तो होता नहीं था, टकसाल पर दोस्तों छपवा दिया, उसका नाम अंकित कराया। ठीक है, छपवाना मतलब फोटो नहीं, उसका नाम अंकित कराया ताकि लोगों को उसकी बेटी के बारे में पता चले, क्योंकि यहां पर इल्तुतमिश अपने बेटी को ही दोस्तों अगला जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था, यह भी याद रखेंगे। लिख रहा है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा। ये अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने दोस्तों कहां बनवाया है, तो याद रखेगा ये दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया है नागौर में। कहां पर दोस्तों, नागौर में बनवाया है। नागौर में कहां पर दोस्तों, जोधपुर के पास में दोस्तों, याद रखिएगा ये अतारकिन का दरवाजा है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि आगे चल के अकबर द्वारा अकबर प्रेरित होकर, इसी से प्रेरित होकर याद रखेगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किया है। बुलंद दरवाजा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है, वो इसी से प्रेरित होकर अकबर ने बनवाया है, अतारकिन के दरवाजे से प्रेरित होकर। तो याद रखिएगा ये अतारकिन का दरवाजा किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहानी कहां है और कहां जुड़ रही है, इस बात का ध्यान रखिए। लिख रहा है इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर दोस्तों रजिया का नाम जरूर लगवाया, लेकिन इसने कौन से सिक्के चलाए थे, इसके सिक्के से हमेशा परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आता है, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, इसने टंका चलाया था। अब ये टंका किस धातु का बना था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों चांदी का। चांदी में भी देखिए ऊपर बिंदी और टंका में भी बिंदी है, तो चांदी का टंका चलाया था। इसी तरह से याद रखेगा जीतल, जीतल जो मुद्रा थी, जीतल, त से याद रखेगा तांबा, बीच वाला पकड़िए, त को निकालिए बाहर और बनाइए तांबा। क्या बनाइए दोस्तों, तांबा। तांबे की मुद्रा भी इसने चलाया था। एक और मुद्रा था अदल। क्या था दोस्तों, अदल। अदल कैसी मुद्रा थी, तो याद रखेगा अदल चांदी प्लस तांबा मिक्स करके दोस्तों एक नई मुद्रा चलाया था, अदल। आप लोगों का जिंदगी यही पढ़ने में बीत गया, आप किताब उठा के देखेंगे तो वही टंका वही जीतल। आप में से बहुत कम बच्चे अदल के बारे में जानते हैं, लेकिन जानिए आप इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज और जानिए, पहली बार टकसाल का नाम लिखने की प्रथा, टकसाल पर नाम लिखने की प्रथा दोस्तों किसने चलवाया है, तो वो भी इल्तुतमिश ने चलाया। आप देखिए ना, टकसाल का भी नाम अंकित होता था और उसने अपनी पुत्री का नाम भी अंकित कराया। तो बड़ी बात है, पहली बार दोस्तों सिक्कों पर इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, जिसमें हमारा हिंदी की किताबें दोस्तों विशेष है, ठीक है। और यहां पर और भी बहुत सारी किताबें सैंपल के तौर पर दिखाई जा रही है दोस्तों। इन किताबों को आप ऑफलाइन दुकानों से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी परचेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, हर जगह किताबें अवेलेबल दोस्तों, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सुनिए। लिख रहा तराइन का तृतीय युद्ध। सर एक मिनट रुकिए, हमने तो तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ा था, हमने तराइन का प्रथम युद्ध सुना था, तराइन का द्वितीय युद्ध सुना था, जो कि गौरी वर्सेज पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। पहले वाले में पृथ्वीराज जीते थे और दूसरे वाले में गौरी जीता था, ठीक है। गौरी जीता था और पृथ्वीराज क्या हो गए थे, हारे थे, ठीक है। तो ये हमने सर पढ़ा था, लेकिन सर ये हमने कभी तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा। भाई कैसे पढ़ोगे, जब आप ध्यान दोगे तब ना। याद रखेगा तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में। किसके बीच में, इल्तुतमिश वर्सेस एल्दौज। सर आपने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एल्दौज जो था, ये जब गोरी मर गया 1206 में, जब गोरी की मृत्यु हो गई, तो गोरी के जो भारतीय विजित प्रदेश थे वो ऐबक के हिस्से में आ गए, और जहां पर गोरी रहता था गोर में, वहां वाला जो क्षेत्र था और आसपास का जो गजनी वाला क्षेत्र था, उस पर किसका कब्जा था, उस पर दोस्तों एल्दौज का कब्जा था, ठीक है। लेकिन याद रखेगा एल्दौज का कब्जा था, ठीक है। याद रखेगा गजनी, ये गजनी से आया था दोस्तों एल्दौज, और 1215 ईस्वी में दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई। कौन सी लड़ाई, याद रखेगा ये जो तृतीय युद्ध पढ़ रहे हो, ये लड़ा गया है, इसको याद रखेगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट रहा, आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा इल्तुतमिश के शासन काल में किस विदेशी आक्रमणकारी का खतरा मंडरा रहा था, ये आपको नाम बताना है। क्या लिखा दोस्तों, किस विदेशी आक्रमणकारी का खतरा मंडरा रहा था, आपको ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेगा मंगोल चंगेज खां का, ठीक है। मंगोल चंगेज
खां का दोस्तों खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसने कभी आक्रमण किया नहीं भारत पे। उस समय आक्रमण नहीं किया, इसके आगे के वंशजों ने किया है, ठीक है, लेकिन उस समय चंगेज खां ने भारत पर हमला नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ था कहानी, मैं आपको पूरी कहानी बता दूं, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा एल्दौज पे। एल्दौज दोस्तों कहां का राजा था, गजनी एल्दौज के अधिकार में था। तो इसके बाद होता क्या है कि ख्वारिज्म शाह ने हमला किया। ख्वारिज्म शाह ने क्या किया दोस्तों, हमला किया किसके ऊपर दोस्तों, एल्दौज के ऊपर। आपको पता है ख्वारिज्म शाह के साथ दोस्तों एक बहुत भयानक लड़ाई लड़ी गई थी गौरी की, ठीक है, जिसमें बुरी तरह गौरी पराजित हुआ था 1203 ईस्वी में, ठीक है। किसके साथ हुई थी दोस्तों, गौरी के साथ हुई थी। उस समय तो गौरी हार गया था लेकिन जीवित बच गया था। 1206 में गौरी की हत्या खोखरो जनजाति के लोगों ने कर दिया। अब गौरी मर गया है, अब कौन आ गया दोस्तों, अब उसके क्षेत्र पर एल्दौज आ गया। तो ख्वारिज्म शाह को यह लगा कि क्यों ना एल्दौज को गद्दी से हटा दिया जाए। ख्वारिज्म शाह ने एल्दौज पर हमला किया और ख्वारिज्म शाह के डर से एल्दौज क्या हो गया, भाग गया वहां से। एल्दौज भागकर लाहौर आ गया। इधर ख्वारिज्म शाह का अधिकार चल रहा था, कहां पर दोस्तों, इस वाले सेट पर। और ख्वारिज्म शाह का ही पुत्र था दोस्तों। अब सुनिए कहानी कहां के जोड़ रही थी। ख्वारिज्म शाह का पुत्र एक था, ठीक है, इसका पुत्र, और इसी की वजह से दोस्तों पूरी कहानी गड़बड़ाने वाली थी, वो तो गड़बड़ाती नहीं, ठीक है। याद रखिएगा जलालुद्दीन मंगबरनी, क्या नाम है दोस्तों, मंगबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरनी, ये ख्वारिज्म शाह का दोस्तों पुत्र था। और बाद में क्या होता है, जिस तरह से एल्दौज के ऊपर ख्वारिज्म शाह ने हमला किया है, उसी तरह से चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह पर हमला कर दिया। हालांकि उस समय राजा ख्वारिज्म शाह था नहीं, उसका बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी था, ठीक है, मंगबरनी था, ठीक है, मंगबरनी था, ठीक है, मंगबरनी सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसने चंगेज खान ने इसके ऊपर हमला किया। ये डर के मारे भाग करके इल्तुतमिश के पास है, भैया हमको बचा लो, हमारी सहायता कर दो। इल्तुतमिश ने कहा नहीं, इल्तुतमिश ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अगर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता किया होता तो निश्चित रूप से चंगेज खान ने भारत पर भी हमला किया होता, क्योंकि यहां पर इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं किया, इसलिए चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया। तो ये पूरा सेफ साइड गेम रहा, ठीक है, ये इसका मतलब है। लिख रहा किस अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये क्या हो गया, याद रखिएगा, ये बामियान अभियान पर यह निकला था। कहां निकला था, बामियान अभियान पर दोस्तों निकला था 1236 ईस्वी में। कब हुआ था, 1236 ईस्वी में निकला था। रास्ते में दोस्तों तबीयत खराब हो गया और फिर इसकी क्या हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन इसने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों घोषित कर दिया था उस समय तक रजिया सुल्तान को, लेकिन कोई यह नहीं मानने को तैयार था कि मनुष्यों के ऊपर महिलाओं का राज होगा या महिला राजा होगी तो ये कैसा लगेगा, ये कोई किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि भारत में इसके पहले कोई भी महिला शासिका नहीं रही है, ठीक है। तो ये रीजन था। हालांकि हमारे धर्म में रहा, हमारे सत्य सनातन में रहा है, अरे भाई गौरी की ही लड़ाई हुई थी अनिलवाड़ शासक सोलंकी वंश के भीम देवदूती के साथ। तो दोस्तों जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो माता नायिका देवी ही तो संरक्षण पे बैठी थी जिन्होंने गौरी को हराया था। तो याद रखेगा भारत में इस तरह के तमाम प्रमाण मिले हैं, लेकिन वहां पर नहीं होता था, मतलब तुर्कों के यहां पर ये सारी चीजें नहीं होती थी। लिख रहा दोस्तों इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या गठित किया था, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने गुलाम चालीसा बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, गुलाम चालीसा। ये गुलाम चालीसा क्या दोस्तों, ये हनुमान चालीसा टाइप का ही है, समझ लीजिए, ठीक है। गुलाम चालीसा एक तरह का दल है। हनुमान चालीसा का तात्पर्य क्या है, जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ करके आपके अंदर बल आ जाता है और आप अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो पाते हैं, मतलब कब हनुमान चालीसा पढ़ता है, जब आदमी भयभीत होता है, ठीक है। उसी तरह से गुलाम चालीसा था। गुलाम चालीसा में 40 सरदारों का एक मजबूत गुट था, जिससे लोगों को डर होता था, भय होता था, ठीक है, क्या कि लोग गलत कार्य न करें, और प्रशासन जो होता था सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस तरह से जोड़ करके याद रख सकते हैं। देखिए हिस्ट्री की क्लास है, मैं हिस्ट्री की क्लास को इस तरह बताता हूं दोस्तों कि आप जोड़कर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हां भूलेंगे नहीं। तो गुलाम चालीसा, इसी को तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुर्कान ए चिहलगानी, चिहलगानी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये था, ये इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों बनाया गया था, ठीक है। लिख रहा है इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ। वैसे तो उत्तराधिकारी देखा जाए तो रजिया सुल्तान थी, लेकिन क्योंकि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज, जो उसका पुत्र था रुकनुद्दीन
फिरोज, ठीक है, याद रखेगा। ये क्या था दोस्तों, ये अयोग्य शासक था, ये अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। ये जबरदस्ती दोस्तों गद्दी पर बैठ गया और इसकी दीदी इसको समझाते रही, ठीक है, दीदी मतलब इसकी बहन, कौन, रजिया सुल्तान, कि भाई तुम मत बैठो गद्दी पर, तुम नहीं चला पाओगे, तुम नहीं समझते। ये मानने को तैयार नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज की जगह, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो हाथ था ना, वो राजा भले कोई भी रहे, लेकिन उस सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जो और लोग थे, वहां पर कौन थे दोस्तों, वहां पर जो प्रशासन किनके हाथों में था, तो तुर्क अमीरों के हाथों में दोस्तों प्रशासन था। वो अपने मन से राजा चुन लेते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया और किसे राजा बना दिया दोस्तों, तो यहां पर शासक बना दिया रजिया सुल्तान को। फिर रुकनुद्दीन फिरोज को क्या कर दिया गया, बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, ठीक है। रजिया सुल्तान को दोस्तों कुछ लोगों ने क्या कर दिया, योग्य जान करके इसको राजा बना दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होता है। लिख रहा भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका लिखिए आप, ठीक है। शासिका कौन थी, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर किसका नाम आता है दोस्तों, रजिया सुल्तान का नाम आता है, रजिया सुल्तान का नाम आता है। रजिया सुल्तान कब से कब तक गद्दी पर रही दोस्तों, तो पिताजी की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुआ था, तब से लेकर के 1240 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर रहती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, लिख रहा रजिया द्वारा पर्दा प्रथा को त्याग कर धारण की गई पुरुष वेशभूषा को क्या नाम दिया जाता था, तो दोस्तों कहा जाता था को कूबा पहन के आती थी। क्या पहन के आती थी, कूबा। ये कूबा क्या होता था, ये दोस्तों बड़ा बड़ा साइज का क्या होता था, नीचे की साइज का दोस्तों एक कोट होता था। इसी तरह से यह कुलाह धारण करती थी, क्या, कुलाह। तो कूबा और कुलाह, कुलाह मतलब क्या होता है, टोपी पहन के आती थी। हालांकि उस समय जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको ये सब पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पर ये पुरुषों के वेशभूषा में दोस्तों ये कहां आती थी, अपने जो है राज दरबार में आती थी। और ये देखकर लोगों को और बुरा लगता था, ठीक है। इसलिए लोगों ने साजिश किया और तभी तो 4 साल शासन था, कितना, मात्र 4 साल ही दोस्तों ये शासन चला पाई, ठीक है। उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। पढ़िए यहां पर लिख रहा रजिया ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया। वजीर किसे बनाया दोस्तों, ये वजीर इसका बड़ा खतरनाक था। जैसे चेस में दोस्तों वजीर बड़ा खतरनाक होता है, तो ये भी वजीर है दोस्तों, याद रखेगा। इसका नाम था मुहाजिबुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा। मुहाजिबुद्दीन बहराम शाह इसी को कहते हैं, बहराम शाह, ठीक है। मुहाजिबुद्दीन बहराम शाह याद रखेगा। ये इसको दोस्तों इसने क्या बना लिया, अपना वजीर बना लिया। अब देखिए धीरे धीरे अमीर क्या हो गए, वजीर से मिल लिए और कहानी ऐसे हुई इसको रास्ते से हटाने की। लिख रहा रजिया के खिलाफ अपना एक गुट किसने बना लिया था, तो कुछ तुर्क अमीर थे जिन्होंने अपना गुट बनाया था। किसने दोस्तों, कुछ तुर्क अमीर थे जिन्होंने अपना गुट बनाया था। उन अमीरों में दोस्तों किसका किसका नाम आता है, तो याद रखेगा एक नाम आता है ऐतगीन का, ठीक है। किसका नाम आता है, ऐतगीन का नाम आता है। उन अमीरों में दोस्तों नाम आता है अल्तुनिया का, याद रखेगा, अल्तुनिया का। उन अमीरों में नाम आता है कबीर खां का। तो ऐसे कई सारे तुर्क थे जिनका नाम आता है, ठीक है। जब रजिया को पता चला कि हमारे खिलाफ एक गुटबाजी चल रही है, तो रजिया ने सोचा क्यों ना हम इनमें से एक के साथ विवाह कर लें। तो रजिया ने ऑफर किया किसको, अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव भेजा, ठीक है, विवाह का प्रस्ताव भेजा। सोचा अगर ये अल्तुनिया हमारे साथ आ जाएगा, मजबूत तुर्क है, तो हमारा शासन वासन चलता रहेगा। लेकिन अल्तुनिया को क्या पता था कि अगर वो भी आ जाता रजिया के साथ, तो वो भी मारा जाता, वो भी इसी गेम का क्या हो जाता, शिकार हो जाता। और ऐसा ही हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ। पढ़िए आगे क्या दे रहा है, लिख रहा है तुर्क अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया दोस्तों, तो वही जो पीछे आपने पढ़ा, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। यहां पे मैंने क्या लिखा है, मुइजुद्दीन करिएगा, ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह को दोस्तों तुर्क अमीरों ने क्या किया, गद्दी पर बिठा दिया। कह रहा रजिया की मृत्यु कब और कहां हो गई दोस्तों, तो रजिया की मृत्यु कब हुई, तो 1236 से 40 तक गद्दी पर रही है। तो 1240 में दोस्तों इसकी मृत्यु कर दिया गया, मतलब इसकी हत्या कर दिया, ठीक है। किस जगह पे दोस्तों, तो याद रखेगा कैथल में। कहां पर,
कैथल एक स्थान है, कैथल में इसकी हत्या हो गई। यहां पर किसकी किसकी हत्या हुई, तो रजिया की भी हत्या हो गई प्लस अल्तुनिया की भी हत्या हो गई। किसकी दोस्तों, अल्तुनिया की। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्तुनिया ने दोस्तों इनका क्या किया था, साथ दिया था, इसलिए अल्तुनिया की भी हत्या कर दी गई। आगे लिख रहा रजिया ने किसको, अमीर आखूर, जी हां दोस्तों, अश्वशाला का प्रधान दोस्तों किसे बनाया था, तो जमालुद्दीन याकूत को बनाया था। किसे बनाया था, जमालुद्दीन याकूत को दोस्तों इसने क्या बनाया था, अश्वशाला का प्रधान बनाया था। लिख रहा रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, यहां होना चाहिए किसका। ठीक है, तो किसका हाथ था दोस्तों, तो याद रखिएगा तुर्कों का हाथ था। आपने देखा ना कि तुर्क लोगों ने क्या किया था, अपना एक गुट बना लिया था और उन्हीं का गुट दोस्तों इसको हटाने में सफल हुआ। लिख रहा रजिया ने कैसा परिधान पहनकर, कैसा कपड़ा पहनकर जनता से न्याय मांगने जाती थी, तो याद रखिएगा अगर कलर की बात आएगा तो बताएगा लाल रंग का कपड़ा पहनकर दोस्तों रजिया जाती थी। और अगर उस तरह से पूछेगा तो बताएगा कूबा और कुलाह पहनकर, क्या पहनकर, कूबा और कुलाह पहनकर। ठीक है, पहनकर दोस्तों ये अपने राज दरबार में आती थी। कहां आती थी, राज दरबार में आती थी और लोगों के सामने जाती थी लाल कपड़ा पहन करके, ये न्याय मांगने जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आगे दोस्तों हम लोग इसका जो वजीर है बहराम शाह, वो गद्दी पर आएगा और उसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। हालांकि बहराम शाह जब गद्दी पर आने का समय होता है 65 साल की अवस्था में बैठता है, क्या करेगा बताइए। ठीक है, खैर चलिए आगे देखा जाएगा, जो भी कहानी होगी। बहराम शाह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बलबन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैमूर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैकवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से तमाम शासक हैं और ये आपका द एंड हो जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। स्टडी 91 में बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं विषय का हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सैंपल के तौर पर किताब दिखा रहा हूं, ये किताब भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कहां से, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां इच्छा हो दोस्तों वहां से इन किताबों को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।